और उसका एक्सपीरियंस लाइफ का हो जाता है, तो चलता रहता है सब कुछ। तो खैर, तो इसको 98 में जब मैंने कहानी लिखी तो फिर प्रेम प्रकाश ने एकदम से छापी, तो शोर मच गई, कैसी कहानी है, क्योंकि उसमें मैंने मैरिड जो लड़की है या उसके या जो आदमी है प्रोफेसर की कहानी थी, उसमें लिखा कि वो मैं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन पे लिखी थी, लेकिन उसकी जुगत डिफरेंट थी। उसके बाद जब मैंने फिर कहानी जब मेरे को पसंद आई, तो मैंने उस वर्ड में मेरे को इतने अच्छे लोग मिले पंजाबी वर्ड में, क्योंकि मैं खुद पंजाबी हूँ, लुधियाना मेरा अपना है, चाहे मेरी मदर जो आगरा के हैं, जयपुर जोधपुर वगैरह के हैं मेरा जो, लेकिन मेरे फादर जलंधर के हैं, तो जलंधर से पंजाब की धरती में पली बड़ी हूँ, तो वहाँ का खून है, वहाँ का ब्लड है, तो वहाँ की रंगत है। तो फिर मैंने कहानी आगे से आगे लिखनी प्रारंभ कर ली। तो पंजाबी पढ़ने से इतनी मोहब्बत थी, इतने अच्छे लोग मिले। वैसे सारे संसार में अच्छे बहुत हैं, कुछ एक अच्छे लोगों के साथ ही सारा संसार चल रहा है, कोई ऐसा कोई नहीं होता, लेकिन उनकी मानसिकता जो डिफरेंट होती है। तो हमने समाज में, मैंने इस समाज में बड़ी अजीब अजीब सी बातें देखी कि ये क्या है। तो मानस पटेल पे मेरी बड़ी चोट भी लगी, लेकिन करते रहिए, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, हमारी अपने अंदर, मेरे दिमाग में, मेरे हृदय में जो है अपनी रचना प्रक्रिया चलती रही। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कुछ अपनी रचना प्रक्रिया को कविताओं में भी ढाला है। तो कविताएं भी मेरी अच्छी गई हैं। एक किताब निकली है समुंदर नीली आंखों का, तो उसमें मोहब्बत की कविताएं हैं। मोहब्बत से एक शराब और सभी होते हैं, लेकिन मोहब्बत ना हो तो ज़िंदगी नहीं है, तो ज़िंदगी चलती रहती है। तो ज़िंदगी चलने का नाम है मोहब्बत है, तो ज़िंदगी चलती रहती है, और ज़िंदगी को चलाने के लिए मैं मोहब्बत में पदार्पण भी करना पड़ता कभी कभी। तो मैंने कहानियाँ लिखी हिंदी में, मेरी बाद में आई है, क्योंकि जो मैं हिंदी पढ़ाती थी, मैं अभी रिटायर्ड हूँ गवर्नमेंट कॉलेज मोहाली से प्रोफेसर। तो हिंदी कहानी, फिर मेरी फ्रेंड्स कहती है कि निर्मल तुमने पंजाबी कहानी शुरू कर दी है, तो पंजाबी से हमारी हिंदी आप देनदार हो हिंदी के। तो हिंदी की प्रॉब्लम फिर मैंने सॉल्व कर ली। तो हिंदी में एक किताब निकाली, रेत का रिश्ता। तो उससे पहले मेरी एक चुप रही कुड़ी, क्योंकि मैं ना चुप रहती थी मोस्टली, कि जितने भी रिएक्ट हो रहे हैं मैं चुप करके अवलोकन करती थी। और जो अवलोकन करते हैं, जो देखते रहते हैं दुनियादारी को, तो चुप रह के जो काम करते हैं, तो मानस पटेल पे उसके अंदर अंदर हो जाता है। कई बार मैंने ऐसी ऐसी कहानी लिखी हैं कि सपने में कविताओं की लाइनें या कहानी के कुछ वाक्य ऐसे होते हैं कि सपने में देखे हैं मैंने, उसी वक्त उठ के लिख लिया, और सुबह उठ के देखते हैं अरे ये तो मेरे एक मतलब मैंने तो ये सोचा भी नहीं था, तो उसको फिर मैं कहानी में ऐड करती हूँ। तो मेरी एक चुप जाई कुड़ी एक पहले कहानी आई, फिर जो मेरी एक मच्छियाँ कचदी आई है, जो अभी जब मच्छियाँ कचदी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में BA3 में लगी हुई है, तो उसमें कहानी बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने मोस्टली मैन और वीमेन को जो है, पुरुष और स्त्री के जो अधिकारों को है, उसकी फीलिंग को बिल्कुल बराबर माना है। अब कई कहानीकार कह लो या औरतें कह लो, रोती रहेंगी पिटती रहेंगी कि हमें तबाह कर दिया आदमी ने ये कर दिया, आदमी ने वो कर दिया, पति से जे हो गया, या प्रेमी से जे हो गया, या उस पुरुष से जे हो गया, या भाई से जे हो गया। नो, मैं समझती हूँ औरत भी कम नहीं है। एक शब्द आता है फप्पे कुटनी पंजाबी में, तो मैं कहती थी ना, औरतें जो ना बड़े दबंग भी बनती हैं, लेकिन अंदर से साम दाम भेद दंड से लेके पुरुष को अपने मुट्ठी में भी बंद करना रखना चाहती है। लेकिन पुरुष ही सिर्फ एक मतलब उसका जिम्मेवार नहीं है, स्त्रियों की भी उतनी भागीदारी है जितने की पुरुषों की है। तो स्त्री और पुरुषों को जब मैंने बराबर लेकर अटैक कराया कि जो स्त्री पुरुष अटैक करता तो स्त्री भी कम नहीं है, स्त्री भी करती है, तो उससे फिर मुझे बड़ा रिएक्शन आया कि हाँ विजय बराबर की करती, रोती धोती नहीं। मेरे को रोने धोने वाली ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती। रोने धोने से ज़िंदगी को, जो रोता रहे आदमी, तो उसके कोई नज़दीक दोस्त नहीं बनते हैं। मेरे पूरे ब्रह्मांड के दोस्त समझ लो, कह लो कि मतलब पूरी दुनिया के दोस्त हैं मेरे। जहाँ मर्जी जाऊँ मुझे ऐसा लगता है कि अरे ये इसको तो मैं जानती भी नहीं, लेकिन अब ये कैसे मेरी ज़िंदगी में आए हैं। लेकिन अपने व्यवहार से या अपने क्रिएटिविटी से कह लो, और अपने जो भी है मेल मिलाप से आपके दोस्त दुनिया भर के बन जाते हैं। जीव जंतु पशु पक्षी सब भी आपके दोस्त बन सकते हैं यदि आप उनका रिएक्ट करो तो इसी कारण उसके बाद फिर मैंने पुरुष नारी के संबंधों का मनोवैज्ञानिक आधार तो ले लिया। मेरे PhD का सब्जेक्ट भी यही है कहानियों में, लेकिन उस पर आगे पर मेरी बड़ी छाप है।
आगे पर मैंने आगे की कहानी कला पे मेरा एक थीसिस भी है और बड़ा अच्छा गया। तो साइकोलॉजी, जो आदमी और औरत की साइकोलॉजी क्या है, जो पुरुष कुछ करता है तो स्त्री रिएक्ट करती है, तो स्त्री जो करती है मैं समझती हूँ कि पुरुष ही उसका कारण है। कई बार मैं देखो बात करती तो लोग हंसते हैं कि नहीं, पुरुष कारण नहीं, स्त्री भी ये कारण हो सकती है। तो उस समाज में स्त्रियों पर छूने से, वाक्यों से कैसे लोग मतलब रिएक्ट करते हैं, तो उस पर मेरी एक किताब आई है, नज़ाकतां, पंजाबी की है, हिंदी में अभी आ रही है। छोटे छोटे मैंने टोटके लिए हैं कि आदमी जब जो स्पर्श करता है या कहीं पे है, उसके अंदर की जो जिज्ञासा है वो निकलती है। फ्राइड के अनुसार मतलब जो भी है कि ये क्या है अंदर से, अंदर जो मनोविज्ञान के आधार पर जो अनकॉन्शियस माइंड में क्या बैठा है, तो उसको लेके चलते हैं। तो एक मेरी कहानी आई थी पीछे, कॉकटेल, हंस में भी छपी है। उस कॉकटेल में मैंने दो, क्योंकि मेरी फौजी लाइफ रही है, हस्बैंड भी मेरे फौजी थे, तो और मेरा फैमिली जो है फौजी किरदार का सारा था, तो उससे एक मतलब फौजियों के ऊपर मेरी बड़ी पैठ है। मतलब मैंने सारे उनके रंग ढंग सब कुछ देखा है, तो उसको लेके मैं आगे मैंने कॉकटेल एक कहानी लिखी कि इस पर जो प्रौढ़ अवस्था के, जो कह रहा हूँ बुजुर्ग, मैं बूढ़ा नहीं कहूँगी कि बूढ़ा तो कोई होता नहीं है, ना स्त्री होती है ना मर्द होता है, तो ये मानसिकता होती है यदि हम बूढ़ा समझ लें अपने आप को या बहुत उम्र की समझ लें, तो उस मानसिकता को थोड़ा सा अलग लेके हम चलते हैं। तो कॉकटेल में मैंने वही अपने दो बुजुर्गों की कहानी ली है कि वो अंदर से फीलिंग क्या है कि हमारी इतनी उम्र तो है नहीं है, लेकिन क्या, लेकिन एक मेरी एक डॉग थी मेरी पाली हुई, पामेरियन डॉग थी जिसका नाम था अपना कैंडी। तो उसकी आंखों से मैंने उसकी तस्वीरों को उभार किया, जैसे पिक्चराइजेशन होते हैं कि हाँ भी ये आंखों से देखना उसका, तो बड़ी गई। फिर उसके बाद मैं मोस्टली ना एक्सपेरिमेंटली कहानियाँ लिखती हूँ। एक्सपेरिमेंटली कहानी लिखने का मतलब है कि जो आप क्या देख रहे हो, जैसे अब पीछे लेस्बियनिज्म की बड़ा शोर मचा था, तो मैंने एक कहानी लिखी, रेत का रिश्ता। एक्चुअली तो मैंने लेस्बियनिज्म की कोई अवस्था नहीं उसमें लिखी, लेकिन लोगों ने ये समझ लिया कि ये लेस्बियनिज्म की कहानी है, क्योंकि हमारे घरों में, हमारे खेत खलिहानों में, हमारे गाँवों में, गाँवों में बहनें, सखियाँ या भाभी, ननद वगैरह आते हैं और घरों में रहते हैं, बेड में भी एक दूसरे लिपटते भी हैं, रहते हैं, मतलब और बाहर जाते हैं तो हाथ पकड़ के भी जाते हैं। तो लेकिन फॉरेन कंट्री का जो इतना, वेस्टर्न कंट्रीज का जितना, कंट्रीज का इतना इम्पैक्ट जो है गलत सा पड़ गया कि नहीं इनमें कोई रिलेशन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे तो सहज स्वभाव के लेते हैं। तो रेत का रिश्ता मेरी बड़ी पॉपुलर कहानी रही है। तो उसको इस रेत के रिश्ते को काफ़ी चंडीगढ़ में मोस्टली 2-3 बार हिंदी और पंजाबी उसमें प्ले हुए हैं। तो प्ले बड़े सराहे गए हैं, क्योंकि उसके आपको जो लोग आपकी यदि रचना में, प्रक्रिया में, रचना में जो सेंटेंस हैं, वाक्य हैं, सशक्त आ रहे हैं, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो आगे आगे पाठक जुड़ते जाते हैं और कुछ नई चीज़ है। उसके बाद फिर मैंने एक रेतला कहानी लिखी। रेतला में यूनिक्स जो हिजड़े वगैरह होते हैं, औरतें भी होती हैं, मर्द भी होते हैं इसमें सब। तो उसमें कहानी वो भी मेरी बहुत ज़्यादा चर्चित कहानी रही है कि उसमें न्यू दिल्ली की एक डॉक्टर लड़की जो यूनिक है, हिजड़ा, उस पर मैंने कहानी लिखी और बड़ी चर्चित कहानी है। इससे भी कहानी मेरी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी BA3 में लगी, BA3 मेरे ख्याल MA में लगी है। फिर मैंने देखो, जो ज़िंदगी है वो जश्न है, फौजी का बैकग्राउंड होने से कारण कि जश्न की कहानी है, तो जश्न की कहानी लिखी। जितने छोटे छोटे जो लाइफ में पैटर्न है, आप मिलते जुलते किससे, छोटे छोटे मतलब घटनाएं जो हैं, वो हृदय पटल पे ऐसे छा जाते हैं कि उसका कब, क्यों, कहाँ, कैसे जो उभरता रहता है। तो उसके बाद फिर मैंने कहानी कंडियाली, पाप बोध, अब प्यार मोहब्बत है तो पाप बोध क्या है, पाप क्या है, पाप पुण्य कुछ नहीं है। पाप को पाप माने तब पाप है, पुण्य को पुण्य माने तब है। जो हमारे लिए पाप है, कईयों के लिए पाप है, तो लेकिन कईयों के लिए वो पुण्य क्या है, बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए पाप बोध एक मैंने लिखी। एक स्त्रियों के ऊपर मैंने, जो हमारे कॉलेज में, हमारे ऑफिस में
जो औरतें हैं कई बार पुरुष जैसा बिहेव करती हैं, तो और दूसरी औरतों को भी दबा के रखती हैं। तो गूंगियाँ कहानी लिखी। तो गूंगिया में ये बताया कि हाँ भी इनका अपना काम लेने के लिए, मतलब लेने के लिए आपने बड़ा कुछ कर लेना है, लेकिन जब बाद में जब आपको साइन करने पड़ेंगे और वो आपका फ़ायदा उठाएंगे, तब फिर मत चीखना झुकना। तो गूंगिया कहानी लिखी। फिर उसके बाद मैंने एक मच्छियाँ कहानी लिखी। मच्छियाँ में पंजाब यूनिवर्सिटी के मॉल में जो अपना ये है, क्या कहते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च स्कॉलर्स जो लड़कियां होती हैं, मैं भी रिसर्च स्कॉलर रही, लेकिन मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं, लेकिन उसमें कई लड़कियों के साथ कई जैसे घटनाएं हुई, तो उसमें भी उनका इम्पैक्ट लिखा कि जी कैसे है, कैसी लड़कियां डिप्रेशन में चली जाती हैं, कैसे रिसर्च करते करते छोड़ देती हैं, कैसे रिसर्च में वो मतलब आगे पीछे घूमती रहती हैं। तो ये कहानी में मैंने ऐसे मच्छियाँ कहानी में लिखे हैं। उसके बाद फिर मैं एक बार, अच्छा मैं जहाँ जहाँ भी गई हूँ, चाहे मैं देश विदेश में रही हूँ, चाहे देश में गई हूँ, डलहौजी गई, वहाँ से मैंने कहानी लिखी, और मतलब धर्मशाला गई, वहाँ से मैंने कहानी लिखी। जे मैं अभी पीछे मैं एडमिंटन रही, मेरी बेटी वहाँ रहती थी पहले, फिर 1.5 साल रह गई, 1 साल रह गई वहाँ पर, तो वहाँ से मैंने एक कहानी लिखी बसंत रुत। और बसंत रुत की देखो, मैं समझती हूँ कि जो कल्पना एक जो यथार्थ की एक लाइन होनी चाहिए, बाकी कल्पना जिसमें पूर्णतः कल्पना जो है वो कहानी मतलब बेस्ट कहानी होती है। मैं समझती हूँ इसके साथ साथ मैं अपनी कहानी पढ़ दूँ तो ठीक है, क्योंकि कहानी मेरी जो मैंने पढ़नी है, तो कहीं लोग ये ना कहें कि अपनी बातें करती जा रही है। एक मेरी कहानी आई है वैम्पायर, बड़ी वर्ल्ड लेवल की कहानी है। उसमें मतलब मैंने 1947 और 1984 की घटनाओं को लेके, अपनी माँ के द्वारा जो घटना 1947 की और 1984 की मैंने खुद देखी, जो अपने दंगे हुए थे, आपको पता ही है, उनकी घटनाओं को लेके मैंने एक कहानी लिखी वैम्पायर। और जो पोलैंड के जर्मन के जो हिटलर है, उसके जुल्मों को के साथ उसका मैंने मुकाबला, मतलब उसका कंपैरिजन किया, तो बड़ी अच्छी चली कहानी। तो खैर जो भी है, मुझे लगता है मैं कहानी स्टार्ट करती हूँ अपनी, क्योंकि कहानी थोड़ी सी लंबी है। वैसे ये किताब है रेत का रिश्ता, आपने देखा ही है। इसके रेत का रिश्ता में रेत के रिश्ते की बहुत ज़बरदस्त कहानी है। एक मेरी पहली कहानी है इसमें पारदर्शी। तो पारदर्शी मैं शुरू करने जा रही हूँ। थोड़ी सी डिफरेंट कहानी है, कईयों को हजम हो या ना हो। मैं समझती हूँ कि अश्लील और श्लील, अश्लील कुछ भी नहीं होता हमारे हिंदी लिटरेचर में, तो बिल्कुल नहीं होता, अंग्रेजी में भी नहीं होता, पंजाबी में भी नहीं है, चाहे जितना मर्जी नज़रिया हम देखें, लेकिन डिफरेंट है। तो मेरा कोई एक बड़ा डिफरेंट सा एक्सपीरियंस हुआ, जो मैंने कहानी मेरी पारदर्शी निकल के आई। तो मैं कहानी शुरू कर रही हूँ, पारदर्शी। कमल की ओर निगाह डाली। बेड पर वह मेरे साथ 1 फुट की दूरी पर लेटा हुआ था, संतुष्ट, निश्चिंत। दाईं बाँह सिर के घेरे में और एक बाँह की हथेली मेरी पीठ पर रखे वह सोया पड़ा था। करवट ले चित लेटते हुए मैं उससे थोड़ी और दूरी पर लेट गई। उसकी नंगी बाँह उजली सफ़ेद चादर पर ज्यों की त्यों पड़ी रही। कमल अपने परिवार, पत्नी, बच्चों के साथ संतुष्ट था। गुलाबी आभा युक्त आकर्षक चेहरा इस बात की चुगली कर रहा था कि वह पूर्ण है, तृप्त है और संसार की दौड़ में विजयी है। लेकिन मैं हर क्षण कुछ टटोलती, कुरेदती, तलाशती। हाँ जी, मैंने कहानी शुरू कर दी थी, कहानी शुरू कर दी मैंने। हाँ जी, लेकिन मैं हर क्षण कुछ टटोलती, कुरेदती, तलाशती, अतृप्त, अपूर्ण करवटें बदलती रहती। कमल थपथपाता, अपने से लिपटाता, मैं घबराकर तकिए में सिर छिपा सोने का असफल यत्न करती, और रात आहिस्ता आहिस्ता सूरज की लौ में छुपती चली जाती। धीमे से अंधेरे में ही टटोलती नाइटी की तार कमर के इर्द गिर्द लपेटने के लिए डोरी ढूंढती हूँ, डोरी गायब। उफ! कमल उन क्षणों में इतना उत्तेजित हो जाता है कि उसे नाइटी की गांठ भी खलने लगती है
और वह तड़ाक से डोरी खींच तोड़ डालता है। कमल खूबसूरत है यानी हैंडसम, गोरा चिट्टा, खुद को खुशबू से, कोलोन से तरोताज़ा, पाउडर में लिपटा, इन चीज़ों की सुगंध में ही भरा भरा मुझे ढूंढता रहता है और मेरी स्वीकृति अस्वीकृति, संतुष्टि असंतुष्टि की परवाह भी नहीं करता। बर्फ की ठंडी गठरी को पिघलाने के प्रयत्न में खुद पिघलता पिघलता सो जाता है। मैं नाइटी को ऐसे ही अपने इर्द गिर्द लपेटे साथ वाले कमरे का दरवाज़ा धकेल हल्की नीली रोशनी में साथ साथ लेटे गुरतेज और नवतेज का चेहरा देखती हूँ। मेरे बेटे गुरतेज बड़ा बेटा, 5 वर्ष के अंतराल में छोटा नवतेज। बड़ा बेटा औंधा अधलेटा वैसे ही सो रहा था और छोटा कंप्यूटर को बिना ढके ही अपनी छाती पर रशियन बुक पुस्तक उल्टा रखे सो गया था। गुरतेज को वैसे ही पड़ा रहने दिया। कंप्यूटर को ऑन किया तो हल्की रोशनी थोड़ी और गहरी हो गई। ड्राइंग की उल्टी तिरछी लकीरों को सेट करते करते एक चेहरे को कुरेदती उसमें कुछ रंगीन रंग भरने का प्रयास किया, लेकिन बार बार वह चेहरा कभी नवतेज बनता, कभी कमल और कभी सोचते ही धिक्कारती हूँ। लेकिन ये कुरेदन तो मेरे जहन में 19-20 वर्ष से ही साथ साथ तड़प रही है, हर क्षण हर पल। मैं उसे ही ढूंढती रही हूँ इस भरे पूरे पूर्ण संतुष्ट परिवार में। नवतेज मेरे बच्चे, कैसे किससे जानूं कि तू मेरा कितना है और अपने पिता कमल का कितना, या पूरा का पूरा उसका। जब तब एक रहस्य को जानने के लिए एक तड़प पिघलती रहती है। इससे आगे कंप्यूटर मैंने सीखा ही नहीं। कंप्यूटर ऑफ कर कवर से ढक वापस कमल के साथ के बेड पर आ जाती हूँ, परंतु नींद नहीं आती। 19-20 वर्षों से नींद मेरी आंखों में बिसात बिछाए बैठी है। खेल में निमग्न, आंखें सोती हुई भी खुली सी, एक प्रश्न का हल ढूंढते ढूंढते थकी सी, एक स्वप्न सन्नाटा बुनता घेरता हकीकत की ओर मुड़ जाता है। गहरे दूर कहीं गहरे, जैसे पहाड़ी की चोटी पर घंटी बजी हो। टन, गहरे कुएं सी चुप्पी। टन, कमल अपने नाम सा सार्थक, कोमल, चिकना, फूल पत्तियों पेड़ पौधों के बीच घिरा रहने वाला, हर वक्त मुस्कुराते रहना, पेड़ पौधों की ब्रीडिंग में नया कुछ खोजना, रोपना, पलबित होते देखना और फिर विपरीत नस्ल के पौधों को एक दूसरे में मिला नई नस्ल को पैदा करना उसका शौक भी और नौकरी भी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हॉर्टिकल्चर विभाग की ओर से मुझे और अपने 4 वर्षीय बेटे गुरतेज को खुशियां बांटने लुधियाना से कुछ दिनों के लिए कौसानी के पास पहाड़ी गांव में चल पड़ा था। रेल से काठगोदाम पहुंच जीप ले ली और लंबा सफ़र तय करते जीप कौसानी पहुंचने के लिए घुमावदार रास्तों को छोड़ती राह में घेरी हुई लाल पत्थरों की किरकिरी मिट्टी को रौंदती आसपास धरती के सतह से ऊपर 45,000 फीट की ऊंचाई तक आते हुए चीड़ के वृक्ष, बॉटल ब्रुश के पेड़, घिरे हुए जंगल के बीच कटी हुई फिसलती सड़क, कहीं बंदरों के झुंड तो कहीं भेड़ों को लिए राह के छोटे परंतु चौड़े कोनों में खानाबदोश अपने खान पकान में संलिप्त। सब कुछ कितना सुंदर, कितना खूबसूरत। जीप को रोक रोक कर गुरतेज की फोटो खींचना, प्रकृति के रंग बिरंगे गहराते खेल में निमग्न, कभी कभी कहीं कहीं चुपके से मुझे उसकी अपने विलप्ट की चंद्र की याद अंधेरे बादल को चीर कर जैसे बिजली चमकी हो। टप टप बूंदें गिरी। आप तब एक मिनट चुप करता बेटा। टप टप बूंदें गिरी, छिटकी खाली बर्तन में गिरती बूंदों की खन खन, बुद बुद, मोड़ काटती जीप के टायर, सर, स्टाक, पत्थर से टकराहट। आप तक धीरे कर ला। स्टाक, पत्थर से टकराहट, कहीं नहीं कहीं चंद्र टकरा जाए तो। मेरी इच्छाओं का चंद्र, गहराते कृष्ण रंग का ठोस शरीर, लेकिन पढ़ने के में तेज तर्रार
किताबी कीड़ा, अंग्रेजी उपन्यास, अंग्रेजी पिक्चरों में खोया हुआ, मुझे देखने और मिलने के लिए लालायत, परंतु डोंट टच मी नॉट जैसे लेबल मेरे अंदर की प्रेम पीड़ा को जगाए हुए। काश मेरा चंद्र कहीं यहीं कहीं टकरा जाए तो। कानों में झिलमिलाते सीप से मोती, आती हवा के झोंकों से कभी इधर कभी उधर आंखों को भींच लेती हूँ। चंद्र के साथ कभी पहाड़ों में भटकने की कल्पना की थी, अंगुलियों के स्पर्श से दहकने की, आंखों में नशे की और जिस्म की भूख को मधोसी में तार तार करने की कल्पना की थी। उस समय उस भूख को वासना का नाम देकर छिटकार दिया गया था और दूर रहकर सिर्फ कल्पना में, स्वप्न में एक दूसरे को भोग कर शाश्वत प्रेम का नाम देने भर को यथार्थ की कल्पना ही बची थी। अतः देखते ही देखते द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल फिल्म की खलनायिका में ढलकर रह गई थी। बची खुची हिम्मत उस वक्त और टूट गई थी जब चंद्र लोहे जैसे शरीर को धारण किए, परंतु आंखों में नदी की धारा समेटे भावुकता से लदे हृदय को ले मेरे सम्मुख अपनी हिम्मत हार गया। जब तक मैं कोई जवाब नहीं करूंगा, हाउ कैन मैरी यू? मोरोवर, मैं ही क्यों तुम्हारे पेरेंट्स के पास जाऊं, रिक्वेस्ट करूं? मेरे ऊपर अपनी इच्छा जिज्ञासा लाता लाता अपने चेहरे का गंधमी पक्का रंग और काला हो गया। इससे टकराकर खुद को धाराशाही ही कर सकूंगी। कदम पीछे समेटे, पैर न उठे। ऐसा क्या था उसमें चुंबकीय? आयरन में चुंबक, परंतु जिस्म उठा तो उठता ही चला गया और कहीं दूर हृदय के अंदर कोई चुंबक उस लोहे जैसे शरीर को खींच पाने में असमर्थ खुद ब खुद खींचता चला गया। कमल, तुम्हारा रंग बहुत गोरा है, थोड़े से सांवले होते तो। चंद्र के काले रंग को अपनी रूह में घुलते देख तुलना की अपने पति से। यही रंग बेअंत गोरियों को अपनी ओर खींचे रखता है और तुम हो कि मुझे काला बनाने पर तुली हो। और क्या, पुरुषों का गोरा रंग अच्छा नहीं लगता, तकरार करती हूँ तो चंद्र का रंग झिलमिलाता है। अब तो यही अच्छा लगेगा, बच्चे भी गोरे ही जन्ना, काला रंग मुझे नहीं भाता। अच्छा, कमल हंसता ही रहता और कहीं से भी हरी पत्ती या कोई छोटा सा नाजुक फूल उसकी अंगुलियों में फंसा रहता। चिकना, मैं उसे नहीं स्वयं को सुनाती। काला चंद्र सम्मुख खड़ा हो जाता है, उसको याद करने लगती हूँ। कमल के हाथ में उपन्यास है, वह ऐसे ही सफ़र में पढ़ता है। एग्रीकल्चर का होकर भी साहित्य कल्चर से कुछ कुछ जुड़ा रहता है। जीप के हिचकोले उसे उपन्यास से तोड़ते नहीं और जीप एक झटके में कोसानी से पहले ही रुक जाती है। गुरतेज कमल के पास है। मैं अपना छोटा सा बैग उतर जाती हूँ। धीरे धीरे मेरे पीछे आओ। संभल कर छोटी पगडंडी है, वो रहा सामने घर, थोड़ा नीचे है। हमने नहीं रहना है। सुबह मुंह अंधेरे ऊपर चलेंगे हिमालय देखने, गांधी आश्रम। कमल हिदायतें देता देता आगे बढ़ता रहा। अचानक जैसे खच से कहीं कुछ घुस गया हो। एक युवक उसी पगडंडी पर विपरीत दिशा में आता धीरे धीरे ऊपर सर पास से निकल गया। मेरा महीन दुपट्टा उसके हाथों को स्पर्श भर कर गया। आवाज़ हलक में दबी रह गई, पांव जड़ हो गए। चंद्र था, सांवला, काला, लोहे सा, तांबा, वैसी का वैसा। उसने इधर उधर देखा ही नहीं, लुप्त हो गया। 5 बजे प्रातः ही कौसानी गांव में ऊपर गांधी आश्रम के कंपाउंड में रास्ता टटोल कर जैसे पहुंचे हों। जीप 7 के होटल के पास खड़ी की। होटल की दीवार पर चूने से लिखे शब्द चमक रहे थे, अपनी भूख से कम खाओ, लंबी उम्र पाओ। चंद्र रात को चने भिगोता था और सुबह खाता था। ठोस आहार था उसका। फिर भटकती हूँ। अचानक काले बादल छटने लगते हैं और सूर्य की स्वर्णिम किरणें फैलती हैं। सभी चकाचौंध। ऐसा दृश्य देखा कभी नहीं। नंदा पीक के साथ साथ 2 और विलक्षण चोटियों के त्रिशूल और मृग धुनी के दर्शन होते हैं। श्वेत धवल, चारों ओर बर्फ ही बर्फ ढकी हुई। मैं कमल को कनखियों से निहारती हूँ। वह कॉपी में गाइड से पूछ लिख रहा है। मैं हर कोण से उस दृश्य को देखने का लोभ नहीं त्यागती। गांधी आश्रम के मुख्य द्वार पर खड़ी होती हूँ तो धक से रह जाती हूँ। नंगे बदन ईंटों के फर्श पर चित्त चंद्र लेटा हुआ था और मुझे पहचानते ही उछलकर संकुचित हो खड़ा हो गया। चंद्र, तुम?
एक अंतराल से चुप्पी। हिमालय दर्शन किया? मैंने निगाह ऊंची की। हिमालय ढूंढ रहा था, तुम मिली। चंद्र जिस्म पर शाल लेते हुए बोला। जहाँ तहाँ उसके बदन पर मिट्टी छिटकी पड़ी थी और कमल गर्म गाउन से अपने को लपेटे, सिर पर ऊनी कैप, हाथों में ग्लव्स। चंद्र का चेहरा दाढ़ी में घिरा, बाल बेतरतीब, जिस्म तांबे सा लोहा सा तपा, जैसे चंद्रमा घने बादलों में अपने दशांक रथ पर सवार घूम रहा हो। कमल ने तो 4 बजे सुबह ही दाढ़ी बना ली थी और ठंड में भी पसीने की गंध से बचने के लिए कोलोन छिड़क लिया था। वाई डिड नॉट यू वेट फॉर माई जॉब? मुझे भूलकर शादी रचा ली? चंद्र बोला। मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे पास ना भेज सकी। उसने मेरे चेहरे पर नजर टिका दी, हाथ बड़ा थामना चाहा। मैं अचकचाई। कमल ने मुझे आवाज दी। तुमने हिमालय की झलक देखी या यूं ही ठंड खा रही हो? कमल ने आते हुए कहा और सामने से युवक को देखकर झेंप गया। ये चंद्र है, मेरे मायके के शहर का। ओह अच्छा, फिर मिलेंगे। अच्छा, फिर मिलेंगे चंद्र भाई। भाई मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, चलो जल्दी चलो। कमल उतावला हो गया। मुझे बू आ गई थी। कमल को बेतरतीबी और काला रंग पसंद नहीं। रास्ते में उसने कहा भी, कैसे कैसे लोग हैं तुम्हारे मायके के, नाम भी चंद्र, रंग भी चंद्र और काम भी चंद्र। क्यों काम चंद्र कैसे? मैं गुस्से में आ गई। भाई देखो तो कैसे खुले में घूम रहा है, ढंग के कपड़े भी नहीं पहने, लगता है नहाया भी ना हो जैसे। मुझे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ा, अच्छा खासा तो है। तुम्हारे मायके का जो है, मैं जैसे चिढ़ सी गई। अचानक कुछ जागृत हुआ मुझ में। चंद्र को पा जाने की इच्छा बलवती हो उठी कहीं हृदय में, मन के, कहीं हृदय के, मन के, दिमाग के और निस्संदेह जिस्म के किसी कोने में भी एक झंझनाहट, दिन में शायद घूमते हुए कहीं टकरा जाए, कामना की। सुना था यहीं कहीं कुमाऊं हिल्स में, पहाड़ी काली कुमाऊं में घी और शक्कर देने वाला एक वृक्ष है, चयूरा कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष 50 फुट तक का ऊंचा वृक्ष, तने की गुलाई 4 से 6 फुट। इसे वेसिया ह्यूटिरेजो प्रजाति का दुर्लभ वृक्ष मानते हैं। कमल ने बताया था कभी, लगा सच था। जहाँ इसी काली कुमाऊं में चंद्र मिला, मेरे लिए चयूरा कल्प वृक्ष। कल्पना में ही शरीर के ऊपर जैसे चींटियां रेंगने लगी। कमल की खूबसूरती आंखों में बसी थी और हृदय में कौन था, सोचने लगी। टटोला, चंद्र हृदय में था। ठंडा बर्फीला हिमालय जैसे पिघल रहा हो और सूर्य की किरणें हिमालय को झुलसा रही हों। अग्नि प्रज्वलित थी चहुं और चयूरा कल्प वृक्ष में भी शायद। अचंभित, अपने व्यक्तित्व चारित्रिक गुणों के विपरीत चांद की चांदनी सा, ठंडे व्यवहार सा लग रहा था कमल। और चंद्र जैसे तपती दोपहरी में सूर्य की किरणों के सम्मुख खड़ी मुझे अपने में लीलने के लिए धुलसित कर रहा हो। मैं बेचैन गुरतेज से खेलने का जतन करती हूँ। दूर दूर तक फैली बर्फीली पर्वत श्रृंखलाएं, कहीं दूर ऊंचे पहाड़ पर अकेला सा घर, मन बेताब उड़कर दिन में छिपे चांद को ढूंढने की चंचलता लिए आकाश कभी बादलों में घिरता और बिखरता रहा। मैं आज कुछ वनस्पतियों के संदर्भ में जा रहा हूँ, शाम तक लौटूंगा। कमल ने बिस्तर में ही चाय की चुस्कियाँ लेते हुए कहा। अभी सुबह के 5-6 बजे थे और बाहर गहन अंधेरा था। गुरतेज को भी ले जाओ, सर्वेंट के साथ। मैंने करवट ली। मैं अपनी नींद पूरी करना चाहती हूँ। और कमल अपने उसे शाही अंदाज में तैयार होता हुआ झटपट कभी इधर कभी उसे फौजी अंदाज में आवाज़ें लगाते हिदायतें देते गुरतेज सर्वेंट और ड्राइवर के साथ निकल गया। दरवाज़ा धीमे से भिड़ा दिया। सो गई, परंतु सो ना सके। मेरे जहन में ठक ठक कहीं कुछ होने लगा। चंद्र छाया हुआ था, एक अपराध बोध भी था। अभी अलसाई से ही थी कि एकदम से किसी ने मेरी नंगी गर्दन पर हथेलियों से स्पर्श किया। चौंक गई। चंद्र नहीं, ये कमल था। उसने कहा, जीप को चेक करवा के पेट्रोल के लिए भेजा है, सोचा तुमसे कुछ बात करूं। क्या बात है, नाराज हो? इधर काम ही बहुत था। कितने दिन हो गए हैं, प्यार नहीं किया ना? तुम तो दूसरे हनीमून के लिए तैयार होकर आई होंगी। भाई गुरतेज 4 वर्ष का जो हो गया है अब तो। कहते कहते कमल ने अपने आलिंगन में ले लिया। उसे शायद कुछ तलब हो आया था। मुझे अपने भीने भीने सेंट से मोहित सा किया था कि एक झटके से वह मुझे छोड़कर
घड़ी देखता, मुस्कुराता, बाय कहता, खट से दरवाज़ा बंद करते चला गया। खुद को संयत कर नहा कर आई। सूटकेस से नया सिला दबका तथा सिल्वर थ्रेड का काम किया हुआ गुलाबी सलवार कमीज पहनी, तैयार हुई। टप टप बाहर बारिश का धीमा शोर था और ना जाने कैसी कसक सी उठी कि टप टप गालों पर निशब्द आंसू ढुलके बेड पर ही बैठ गई। किसी ने दरवाजे पर हल्की थाप दी। निगाहें ड्रेसिंग टेबल पर उठी। शीशे में झांका। धीरे से दरवाज़ा खुला। लंबे बालों और घिरी दाढ़ी के बीच चेहरे की जिज्ञासु आंखें दिखीं। चंद्र था, जो मिस्टर कमल कहता हुआ पुकार रहा था। एक झटके से ही मैं बिस्तर से कूदी। आशा के विपरीत चंद्र ने वैसे ही दरवाज़ा बंद किया और हलो कह छोटे से सोफे पर बैठे टांगे मेज पर फैला दी। मैंने बताया कि कमल अभी अभी गया है। और शाम तक वापस आएगा। उससे मिलकर तुम्हें प्रसन्नता होगी। उसने बेपरवाह हो अपने बालों में रबड़ बैंड लगा लिया और मुस्कुराया। यही अदा उसे तब भी भा गई थी जब वे दोनों साथ साथ रहने की कल्पना किया करते थे। ना जाने मुझे उस वक्त क्या हुआ। मैं दौड़कर चंद्र के नज़दीक कारपेट पर घुटनों बैठ उसकी टांगों पर सिर रख रो पड़ी। चलो मुआफ किया। इसमें ना तुम्हारा कसूर ना मेरा। परिस्थितियों ने हमें विलग कर दिया था और कुछ दोनों की ईगो भी शामिल थी। कुछ देर चुप्पी के पश्चात वह बोला, दीवाना तो नहीं लगता ना? वह फीकी हंसी हंसा। मेरा रोना न थमा, लेकिन मेरी बाहों ने उसे जकड़ जरूर लिया। उसकी अकेली सी बाहें उसके एकांत के दर्द सा का एहसास दे रही थीं। जिस्मानी मुलाकात से नावाकिफ चंद्र भी ढह गया। जैसे उसकी बलिष्ठ बाहों की जकड़ अच्छी लगी। वह बुदबुदाया, मैं वर्षों से भूखा हूँ, शादी कर लेते फिर। बिना मन के किसी और के जिस्म को ढोना जबरदस्ती कहलाता है। क्या अपनी इच्छा के विपरीत तुम मुलाकात में भागीदारी नहीं? मैंने शादी की है। मुझे ये तर्क अच्छा ना लगा। अपनी भूख और इच्छा को मारकर उसकी अपनी इच्छा जागृत हो चुकी थी। मैं चौंकी। हाँ, ऐसी पुकार कहाँ थी? कमल की सांस में। कमल की सांस में तो नहीं थी। तुम बहुत सुंदर हो, कहते ही उसने चुंबनों की झड़ी लगा दी। उसी क्षण लगा जैसे वे कमल हो। भूल गई सब कुछ। कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसके बदन की सौंधी खुशबू पागल किए दे रही थी। मृग कस्तूरी की सुगंध सी, जिसमें कमल के लगाए कोलोन की खुशबू आ रही थी। सम्मोहित सी चंद्र के सम्मोहन में जकड़ी कहीं का ना रहा मैं। चंद्र उत्तेजित था। सम्मोहित सी चंद्र के सम्मोहन में जकड़ी कहीं का ना रहा मैं। चंद्र उत्तेजित था। जितना वह जकड़ता गया उतना ही वह तृप्त होती गई। चंद्र की खुशबू में स्प्रे और कोलोन का नकलीपन ना था। कांप गई। कमल से ऐसा कुछ क्यों ना महसूस कर सकी? कमल के साथ कभी अपनी इच्छा जाहिर ही नहीं की। उसे रिस्पॉन्स ही ना दिया कभी। चंद्र आनंद में चीखना चाहा, फिर भी कहा, यह पाप है। पाप और पुण्य भूल जाओ प्लीज़। गोरा और काला रंग गडमड हो एकाकार हो चुका था। चुपचाप अलसाई सी निढाल पड़ी रही। ना जाने कब चुपके से पाप और पुण्य दरवाजे के बाहर भाग चुके थे। चंद्र के चेहरे पर कोई अफसोस ना था। तुम्हें प्राप्त करके मैं अपना अकेलापन खो चुका हूँ, कहता हुआ चंद्र चला गया। कमल ने जब नींद से जगाया तो छोटे छोटे तारे बहुत करीब टिमटिमा रहे थे। इट्स वर्किंग, आई डोंट नो। गुरतेज को पलंग पर लिटा कमल फ्रेश होकर आते ही बिस्तर में घुस गया। दिनचर्या को संक्षेप में सुनाता रहा और आंखें बंद किए। यूं ही मैं हाँ हूँ करती रही और
डरती रही। तभी कमल के गर्म स्पर्श से चौंकी। नहीं कहते कहते भी वह नहीं माना। कमल ने कभी काम की तृप्त क्रिया को नहीं समझा। उसे शारीरिक काम क्रीड़ा को ही प्राथमिकता दे रौंदने में मजा आता है। और मैं रौंद दी गई। अनुभव कर सकी तो सिर्फ चंद्र के देह की मिट्टी सी सौंधी खुशबू, और अपने अंदर पलवित सांस से ये जिज्ञासा, ये तड़प उसी क्षण से मेरी नसों में रेंगने लगी थी। एक स्वप्न सन्नाटा बुन हकीकत में धकेल गया था। उसी वर्ष नवतेज का जन्म हुआ। नयन नक्श देख चौंकी। हूबहू चंद्र से मिलते थे, लेकिन रंग गोरा था। कमल खूब खुश था। धीरे धीरे स्वप्न जागृत होता गया। नवतेज ज्यों ज्यों बड़ा होता गया, त्यों त्यों उसका रंग थोड़ा फीका पड़ता गया। मेरा दिल धक से रह गया था। नवतेज कभी कमल सा दिखता, कभी मेरे जैसा, और कभी पूरा पूरा निश्चंकोच चंद्र। उसे देख देख मेरी कौतूहलता उस समय और हो आई जब चंद्र को एग्रीकल्चर मेले में यूं ही मस्त मौला मग्न एक काउंटर पर देखा था। जिंदगी के प्रति बेफिक्री उसके चेहरे से टपक रही थी। चाहा उससे कुछ पूछूं या कुछ कहूं, पर क्या, कुछ भी ना सोचता। उससे बातें करते केवल मुस्कुराहट सम्मुख आती। गुरतेज कमल पर गया था। पेड़ पौधों में कुछ ना कुछ ढूंढता, और नवतेज साहित्य का शौकीन, अंग्रेजी लिटरेचर का दीवाना, फ्रेंच भाषा में माहिर। मम्मा, सिक्स्थ सेंस जरूर देखना, इंडियन डायरेक्टर है इस मूवी का। मेरी सिक्स्थ सेंस मुझे चंद्र की ओर इशारा कर देती। ठक ठक चंद्र चारों ओर गिरता। ये ठक ठक 19-20 वर्षों से होती चली आ रही है। इसे रोकना चाहती हूँ, अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहती हूँ, लेकिन क्यों जानना चाहती हूँ, स्वयं से प्रश्न करती हूँ। दिमागी कंप्यूटर में रेंगता कीड़ा मुझे प्रेरित करता है, और चुपचाप एक दिन उस प्रोसेस में लग जाती हूँ। कौतूहलता मुझे उस प्रोसेस में लगा जाती है। डॉक्टरी स्लिप में देखती हूँ, नवतेज का ब्लड ग्रुप भी ओ पॉजिटिव है। हम दोनों से पृथक। स्वयं ही विश्लेषण करती हूँ। शायद हमारे पूर्वजों में से किसी में पहले ये ग्रुप हो। जस्ट रिलैक्स, तसल्ली देती हूँ। परंतु मन है कि चंचलता की डोर पकड़े और कुरेदता है, झुरझुरी आती है। गहराई में सोचती हूँ तो गहरे कहीं गिर पड़ती हूँ। चंद्र का ब्लड ग्रुप नवतेज से मेल खाता है। डीएनए जेनेटिक प्रोसेस और धुंध छांट देती है। मानसिक पीड़ा में ग्रस्त अपने सामाजिक और घरेलू संदर्भों की तुलना मुझे एक भूचाल का संकेत करती है। बेटों के कमरे में झांकती हूँ। गुरतेज मैथ में उलझा है। बेटों के कमरे में झांकते हैं। गुरतेज मैथ में उलझा हुआ है और नवतेज रिमोट पकड़े टैली में। उसके चेहरे से झल्लाट साफ दिख रही है। मैं उसका कारण पूछती हूँ तो वह व्यंग से फूट पड़ता है। व्हाट ए बोरिंग मूवी। इस बच्चे का नाजायज बाप बच्चे की आइडेंटिटी प्रूव करना चाहता है। डायरेक्टर ने मूवी स्टैंड स्टिल की हुई है। व्हाट ए फूल। क्यों, कैसे, मैं चौंकी। मम्मा, एक्चुअली उसका नाजायज फादर अपने बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज भी नहीं करना चाहता। उसे पता है चाइल्ड साइकोलॉजी। बच्चे की पर्सनैलिटी पर भी तो असर हो सकता है। वह इम्बैलेंस हो जाए तो। हाँ, ये तो है। मैं नवतेज को गहरी नज़रों से देखती हूँ। वह बहुत एक्साइट है, उत्सुक है। मम्मा, उस बच्चे का फादर तो वही हुआ ना जिसे घर और बाहर सभी जानते हैं। बट हु केयर्स, इट मेक्स नो डिफरेंस। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नवतेज के साथ वाली कुर्सी में धंस जाती हूँ। मेरा मुंह खुला का खुला अवाक रह जाता है। नवतेज चकित सा मुझे देखते विस्तार करता है। मम्मा,
जैसे सभी जानते हैं, मैं और गुरतेज अपने पापा के, और वह आगे कुछ नहीं कहता। आगे मैं कुछ सुन न सकी। वह पिक्चर के पूरी तरह विश्लेषण में जुटा है, लेकिन मेरी सारी कशमकश निराधार हो जाती है। नवतेज के शब्द मेरे ओढ़े हुए नेट वाले दुपट्टे का जीना सा पर्दा खींच देते हैं। शुक्रिया। ये मेरी कहानी पारदर्शी है, जिसका मेरे साथ एक एक्सपेरिमेंट चंडीगढ़ में भी हुआ और इंग्लैंड में हुआ सेम। और मैं समझती हूँ कि सारी जगह जो मनुष्य ह्यूमन बींग्स हैं सभी एक जैसे है, उनकी फीलिंग्स एक जैसी है। चाहे हमारे कुछ नियम हैं अलग, लेकिन इंसानियत जो नियम है वो एक जैसी है। तो मैं यहीं पे अपना समाप्त करती हूँ कहानी को। मुझे लगता है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी और बोर नहीं हुए होंगे। बाकी जी अपने अर्पण जी बताएंगे कि कैसा प्रोग्राम जी रहा। थोड़ी सी त्रुटियां के बाद जी ठीक ही रहा है। मेरी कहानियाँ पढ़ेगा। मेरी 3-4 किताबें तो पंजाबी में आ चुकी हैं, हिंदी में भी अभी एक नावल आ रहा है जो ऑटोबायोग्राफिकली मेरा नावल है, और वो छप के जल्दी शीघ्र ही इस साल में आ जाएगा। कोविड ने हमारा बड़ा साहित्य का बड़ा नुकसान किया है। लोगों को तो किया ही है, साहित्य का नुकसान लोगों से ही चलता है। लोग जहाँ हैं तो वहीं पर सारी खुशियाँ हैं, वहीं पे सब मेहनताना है, और वहीं पे सब जीवन का एक लक्ष्य है। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल है हाँ जी अर्पण जी, आप कुछ बताएंगे? बंद कर दूं? ऐसे बोलती रहे तो मेरे फ्रेंड्स जो हैं बोर ना हो जाएं कहीं। लेकिन मैं सबका आभार हूँ, इतने लोग मेरे साथ जुड़े हैं। और कहानी भी हो सकता है मैंने ठीक पढ़ी हो कहानी, तो ठीक ही पढ़ी है वैसे, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक कहानी मेरी अभी जी आई है वेम्पायर, जो प्लीज़ आप इसको पढ़ना, इसको सुनना, मैं इसमें भेजूँगी। हाँ जी बंद कर दूँ जी अब? चलो ठीक है, फिनिश कर देती हूँ, मैं फिनिश कर देती हूँ। ओके ओके, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक ठीक है, थैंक यू। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलते हैं। आपके रिएक्शन की, आपके कमेंट्स की इंतज़ार होगी। फिर मिलेंगे। पंजाबी और राजस्थान और जे अपने टोरंटो से बोल रही थी मैं। थैंक यू।